अगर उससे पूछ लेते तो शायद मेरी ज़िंदगी बीच में से बर्बाद ना होती। पर बाबा ने मुझ पर दबाव डाला और कहा कि इसे फ़ौरन तलाक दे दें। मैं उससे इतनी जल्दी तलाक नहीं देना चाहता था। हो सकता था कि वह अपना फ़ैसला बदल लेती, क्योंकि मैं उसे पसंद कर बैठा था। वह प्यारी थी, खूबसूरत थी, पर बाबा ने तो सबके सामने मुझे हुक्म दे दिया। बाबा की इज्जत का सवाल था। मैंने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए। वह पहले से ही तैयार बैठी थी। उसने भी साइन कर दिया और लड़की हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। अब इस बात को 1 महीना नहीं हुआ था कि बाबा ने 2 दिन से शोर मचाया हुआ था कि इसके लिए मैंने एक लड़की देख ली है और इससे शादी करवानी है, जबकि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था और इस दफ़ा तो बाबा की पसंद से बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अब तो ऐसा होना चाहिए था कि मेरे बाबा मेरे सामने शर्मिंदा होते और कहते कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला किया, इसलिए अब यह फ़ैसला तुम खुद करो। मैं बीच में से हट जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन वह फिर से यह फ़ैसला खुद ही करना चाहते थे। उनको अपने के पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उनका कहना था कि गलती इंसान से होती है, मैं भी तो इंसान हूँ, गलती हो गई तो क्या हुआ, तुमसे नहीं होगी। उन्होंने पहले कौन सा अच्छा जोड़ जोड़ा था, जो अब दोबारा से मेरी ज़िंदगी के साथ खेलने का इरादा किए बैठे थे। मैं नाश्ता कर रहा था तो माँ ने कहा कि क्यों बेटे के पीछे पड़े हैं, और अब ये कौन सी लड़की है आपके रिश्तेदारों में से। मैंने लड़की नहीं लेनी। पहले मेरे बेटे को इतना सदमा मिला है। मेरे बाबा ने कहा कि रिश्तेदारों में से तो बिल्कुल भी नहीं है, खानदान के बाहर की है। लेकिन जो मैंने एक दफ़ा कह दिया वही होगा। माना कि बाबा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अब उनको कुछ और करने का हक मिल गया था। उस लड़की का नाम माया है और इसी से शादी होगी। मेरी माँ ने कहा कि आपने पहले भी ऐसे ही जल्दी जल्दी में सब कुछ किया था, तब मैंने आपको नहीं रोका, लेकिन अभी तो मैं लड़की को देखना चाहती हूँ। मेरे बाबा ने कहा कि हाँ तो चलो, आज वहीं चलते हैं। मैं अपनी माँ से कहने वाला था कि आप मेरी मदद करें, और वह लड़की को देखने चल पड़ी थीं। मेरे बाबा ने सारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारी थी। वो एक आशिक मिजाज नौजवान थे। कई लड़कियों के साथ उनकी दोस्ती थी, पर सब कहते थे कि शादी के बाद उनका रवैया बदल गया था और उन्होंने इन सारी चीज़ों से तौबा कर ली थी। यानी कि गुनाह करने के बाद, अच्छे तरीके से गुनाह का मज़ा लेने के बाद उन्होंने तौबा कर ली थी। लेकिन मुझे तो ये सब भी नहीं करने दिया। पहले दिन से ही मुझे बहुत खींच के रखा था। मेरी एक बड़ी बहन भी थी, उसकी शादी भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से करवाई थी, लेकिन बहुत कम उम्र में करवा दी थी। वह दूसरे शहर में होती थी और अब हमसे मिलने के लिए भी नहीं आती थी। बाबा कहते थे कि ना आए तो अच्छी बात है, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, जबकि वह हमसे नाराज़ रहती थी। मुझे उनके बारे में सोचकर बहुत दुख होता था। बाबा ने एक नहीं 2 जिंदगियां बर्बाद की थीं और मेरी ज़िंदगी को तो दूसरी दफ़ा बर्बाद करने लगे थे। माँ को भी बाबा से कोई मोहब्बत नहीं थी। माँ का वज़न 90 किलो था और बाबा आज भी खुद को 70 किलो पर जमाए बैठे थे। उम्र तो उनकी 56 साल थी, पर लगते ज़्यादा से ज़्यादा 35 के थे और मैं 28 में ही 40 का लगता था। वह कहते थे, बात अपना ख्याल रखने की नहीं है, बात जवानी की है और मेरे अंदर अभी भी जवानी बाकी है। शायद वो अपनी जवानी दूसरों की शादी करवा के पूरी करना चाहते थे। हाँ, जिस आदमी ने सारी ज़िंदगी को कोई टेंशन न ली हो, बस दूसरों को ही टेंशन दी हो, वह भी जवान ना रहे तो फिर लानत है उस पर। जाहिर है वह तो जवान ही रहेगा, सारी ज़िंदगी अपना गुस्सा मेरी माँ पर निकालेगा और जब हम बड़े हो गए तो हम पर निकालते रहेगा। कभी अपनी कोई गलती नहीं मानी है मेरी माँ। शाम को रिश्ता देखने गईं, वापस आईं तो बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा कि लड़की बहुत अच्छी है। हमने वहाँ जाकर कोई झूठ नहीं बोला, तेरी पहली शादी के बारे में भी सब कुछ बता दिया और उन्हें कोई समस्या नहीं थी। लड़की बहुत अच्छी थी। मैंने पूछा, आपको कैसे पता कि वह अच्छी थी? माँ ने कहा, उसने लंबा सा सूट पहना हुआ था, बड़ी सी चादर ओढ़ी हुई थी, अपने आप को छुपाया हुआ था। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? मैंने कहा कि मुझे इन सब बातों का कोई पता नहीं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। मेरी माँ ने कहा, तेरी शादी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, वरना तू पहली शादी के बारे में सोचता रहेगा। मेरी माँ ने भी पिताजी के साथ जाकर खड़ी हो गई। अब घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगीं। मेरे पिताजी सबको शादी में आने की दावत देते और साथ साथ मेरी पहली पत्नी की बुराई भी करते कि वह तो थी ही ऐसी। उन्होंने मेरी समझदारी पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन अब ऐसी खूबसूरत लड़की तलाश की है जिसके लिए दुनिया देखेगी। शादी का दिन आ गया। मैंने किसी चीज़ में भी दिलचस्पी नहीं ली,
न तो लड़की की तस्वीर ठीक से देखी, न ही किसी रस्म में हिस्सा लिया, बल्कि मेरा मुंह ऐसा बना हुआ था जैसे ज़बरदस्ती पकड़ दयाज के मेरी शादी करवाई जा रही है। शादी वाले दिन जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो तब भी मेरे चेहरे के 12 बजे हुए थे। जब सामने का मंजर देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन हो गया था कि मामला गड़बड़ है। जब वह बाहर आई तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो कहने लगी, शादी का खाना खाने की वजह से मेरा पेट खराब हो रहा है। मैंने कहा, लगता है तुमने खाना ज़्यादा ही खा लिया है। उसे भी अंदाज़ा हो गया कि मेरी बात का मतलब कुछ और है। कहने लगी, हाँ, शायद मैंने खाना ज़्यादा ही खा लिया, जबकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह झूठ बोल रही है। फिर उसने खुद ही कहा, आप कहें तो मैं सो जाऊं? मैंने कहा, हाँ, सो जाओ। मैंने ऐसे कहा जैसे आप फ्री दफ़ा कह रहे हों। मुझे उसके सोने जागने से कोई मतलब नहीं था। सुबह हुई तो बाकी की रस्में होने लगीं। मेरी पत्नी खुद को बड़ी सी चादर में ढांक कर ही बाहर निकली। सब लोगों ने कहा, देखो दुल्हन है, अभी भी अपने आप को अच्छे से छुपाया हुआ है, इतनी अच्छी बात है। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि उसने अपने आप को क्यों छुपाया हुआ था। वह अपना पेट छुपा रही थी क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। वह सबको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पहले से ही पता चल गया था। और फिर यह अंदाज़ा मैंने सिर्फ उसकी तबीयत की खराबी और पेट से नहीं लगाया। और भी ऐसी बहुत सी हरकतें थीं जिनसे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह वाकई माँ बनने वाली थी। लेकिन यह सब क्या चक्कर था? ये सब किसने किया था? मैं जानना चाहता था, इसीलिए मैं खामोश हो गया। पता लगाना चाहता था कि ये सब किसका गुनाह है, ताकि जब मुझे पता चल जाए तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसे उसी के पास छोड़ दूं, और फिर उसके बाद पिताजी से कहूं कि मेरी ज़िंदगी के साथ खेलना छोड़ दें। उन्होंने यह दूसरी लड़की मेरे लिए पसंद की और यह भी ऐसी ही निकली। शायद यही बात सच है कि आजकल हर लड़की ही ऐसी है। अब तो मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि कोई भी लड़की शरीफ नहीं है, और मेरी किस्मत की खराबी देखिए कि मुझे दूसरी दफ़ा भी ऐसी ही लड़की मिली। जब मेरी बहन को कॉल की तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि न तो बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं और न ही वह ऑफिस से छुट्टियाँ ले सकती है। अभी महीना पहले ही तो हम आए थे। वे कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने तो मजाक बना रखा है, महीने में लड़की को छोड़ दिया, फिर से शादी करना चाहता है। आप लोग मेरा घर बर्बाद नहीं करें, मैं नहीं आ सकती। माँ को इस बात से बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन पिताजी ने तो बुरा भला ही कहना शुरू कर दिया। फिर माँ ने समझाया कि वह अपने घर वाली है, उसके 1000 मसले मसाइल होंगे, उसे तंग नहीं करें। ठीक तो कह रही है वह। अभी तो इतना खर्चा करके, बच्चों के कपड़े बनवाकर, सब कुछ तैयारियां करके, छुट्टियां लेकर वह आई थी। महीना गुजरते देर कहाँ लगती है, दोबारा से यह सब कुछ कहाँ से करती। पिताजी ने कहा कि नहीं आती तो ना आए, उसके बगैर भी शादी हो जाएगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि दीदी मेरी शादी में नहीं आ सकेगी। इस दफ़ा माँ ने बहुत ज़्यादा चढ़ावे चढ़ाए थे, बहुत जगह नारियल फोड़े थे और दुआ भी की कि लड़की न सिर्फ अच्छी हो, बल्कि मेरे बेटे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारे और साथ निभाए। मेरी शादी का दिन भी आ गया। मैंने किसी चीज़ में भी दिलचस्पी नहीं ली, न तो लड़की की तस्वीर ठीक से देखी, न ही किसी रस्म में हिस्सा लिया, बल्कि मेरा मुंह तो ऐसा बना हुआ था जैसे ज़बरदस्ती पकड़ के मेरी शादी करवा रहे हैं। और बात कुछ अलग भी नहीं थी। शादी वाले दिन जब अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो तब भी मेरे चेहरे के 12 बजे हुए थे। अब जो ये सामने का मंजर देखा तो कदमों तले तो वैसे ही ज़मीन निकल गई थी। मुझे तो यकीन हो गया था कि मामला गड़बड़ है। क्या मैं इतना बुरा इंसान था? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। मेरे लिए चुप करके रहना बहुत मुश्किल हो गया था। अपनी पत्नी की हरकतें देखता रहता था। वह सबके सामने कैसे मासूम बन जाती थी। उसकी शक्ल देख के कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि उसने सपने में भी ऐसी हरकत की होगी, लेकिन उसने हकीकत में ये सब कुछ किया था। बार बार मैं सोचता रहता था कि वो कौन है। कहते हैं कि एक दफ़ा किसी का आपकी शादी हो जाए तो आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत आ ही जाती है। मेरी पत्नी थी, मेरी उससे शादी हुई थी। मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता था कि जो करती है करती रहे। अगर मुझे फ़र्क न पड़ता तो और बात थी, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता था। शादी को 1 हफ्ता हो गया था। माँ ने कहा कि बहू के हाथ से खीर बनवाकर किचन उसके हवाले करना है, तो सबसे पहले मेरे पिताजी ने इसकी विरोध की। उन्होंने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। मेरी माँ ने कहा कि कैसी बातें क्या कर रही हूँ, ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है। जब शादी हो जाती है
तो यही सब कुछ तो होता है। मेरे बाबा ने कहा, वो पुराने ज़माने के लोग थे जो हफ्ते बाद खीर में बनवाते थे। मेरे बाबा तो मेरी माँ की नकल करते हुए बोले थे। मेरी माँ हैरान रह गई कि ये किस अंदाज में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, छोड़ो, जब इसका दिल करेगा तो कोई काम कर लेगी। मेरी माँ ने कहा, बिना दिल के सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं करेगा। अरे, काम करने का दिल किसका करता है? बाबा ने कहा, नहीं करती तो ना करे, फ़िलहाल छोड़ दो, तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? माँ ने कहा, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि तुम बहू को आराम करवा के आखिर साबित क्या करना चाहते हो। मेरे बाबा कुछ सोच में पड़ गए, जैसे घबरा गए हों। फिर उन्होंने कहा, देखो, अगर अभी से तुम इसे कामों में लगा लोगी तो इसका हमारे बेटे के साथ रिश्ता कैसे बनेगा? शादी के शुरू शुरू के दिन हैं, इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए। अगर एक दूसरे का वक्त नहीं गुजारेंगे तो फिर से वही होगा जो पिछली दफ़ा हुआ था। मेरी माँ इस बात के लिए मान गई। उन्होंने कहा, हाँ, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं जानता था कि ये बात गलत थी। मेरी पिछली पत्नी के साथ मेरा बहुत वक्त गुजरता था। मैंने तो ऑफिस से भी छुट्टियाँ ली हुई थीं, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई थी, क्योंकि उसके दिल में ही कोई और था। तो फिर वक्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस दफ़ा भी यही सब कुछ हो रहा था। लगता है मेरे बाबा चाहते थे कि इस बार लड़की ना भागे, नहीं तो उनकी भी बेइज्जती होती और सब उनसे कहते, आप ऐसी ऐसी लड़कियां क्यों पकड़ कर लाते हैं, 2 महीने बाद भाग जाती हैं। जाहिर है ये बात काफ़ी अजीब थी, और अगर ऐसा होता तो लोग मुझसे नहीं बल्कि मेरे बाबा से सवाल करते कि आपको ऐसी लड़कियां कहाँ से मिलती हैं? क्या आप अपने बेटे के दुश्मन हैं? इस बार तो मैंने ऑफिस से छुट्टियां भी नहीं ली थीं। मेरी पहली शादी थी तो मैं खुश था, लेकिन अभी तो मैं पहले से ही मुंह बनाए बैठा था। शायद वही बात सच हुई थी कि बुरा सोचने से बुरा हो जाता है। बाबा माया की बहुत साइड लेते थे, हर बात में उसे प्रोटेक्ट करते थे। मैं इस बात पे हैरान होता था, शायद इसलिए क्योंकि वो उसको अपनी मर्जी से और पसंद से लेकर आए थे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी और उसके लिए अपने वजूद को छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि सर्दियाँ आ चुकी थीं। वो खुले खुले स्वेटर पहनती थी। एक दिन अम्मी ने उसको कहा, हमें शादी में जाना है और तुम अच्छे से कपड़े पहन के आओ। ये क्या तुम मलंग बन के फिरती रहती हो? वहाँ पे सारे रिश्तेदार आए होंगे, वो तुम्हें पहली दफ़ा देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी शादी में मेरी तरफ से तो कोई नहीं आया था। माँ को अपने रिश्तेदारों की बहुत फिक्र रहती थी। वो उनके सामने अपने आप को बहुत अच्छा साबित करती थीं, पर माया ने तो जाने से ही इनकार कर दिया। माँ ने कहा कि मैं तो अकेली नहीं जाऊंगी, इसे लेकर जाऊंगी, वरना वो सब इसे देखने के लिए हमारे घर आएंगे, तो फिर हमारा खर्चा होगा, वहीं पे देख लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। फिर उसने साफ इनकार कर दिया। वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि माँ ने उसे कहा था कि वहाँ पे स्वेटर पहन के नहीं जाना, बल्कि अच्छे से कपड़े पहन के जाना, और यही उसकी दुखती रग थी। वो तो इस कदर इनकार पे उतर रही थी, उसने माँ से बदतमीजी भी कर डाली और कहा, आप क्यों ज़बरदस्ती लेके जाना चाहती हैं? अपने रिश्तेदारों के सामने मुझे पेश करना चाहती हैं? माँ ने तो अपने कानों को हाथ लगा लिया। माँ ने कहा कि ये लड़की तो बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे भी बाबा उसकी साइड लेने लगे। जब कोई नहीं किसी जगह जाना चाहेगा और कोई ज़बरदस्ती उसे ले जाएगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा? मेरी माँ ने कहा, शादी के शुरू में ये बात आपने मेरे लिए तो नहीं सोची थी? पता नहीं कहाँ कहाँ गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए ले गए थे, और अब ये यहाँ तक नहीं चल सकती है। क्यों, माँ बनने वाली है क्या? माँ ने जब ये बात की तो मेरी पत्नी का मुंह रोने वाला निकल आया। वो वहाँ से फौरन ही कमरे में चली गई। बाबा ने अपना सिर पकड़ लिया और मैं खामोश तमाशाई बना ऑफिस को रवाना हो गया। अब मेरी माँ को मेरी पत्नी से ज़्यादा ही झिड़क हो गई और वो उसे हर काम में ताने देने लगीं। मैंने अभी तक अपनी पत्नी को हाथ तक नहीं लगाया था। मैं उसके करीब ही नहीं गया और मैं हैरान था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो उसने भी नहीं कहा। जाहिर है उसके दिल में चोट था। वो तो सोच रही थी कि मुसीबत जब तक टली रहे उसे खुद से कहने की क्या ज़रूरत थी, और वो रात को ये कह के कि मुझे सर्दी लगती है अलग में सो जाया करती थी और डबल रज़ाई करके सोती थी, जबकि इतनी भी सर्दी नहीं थी। हम लोग किसी ऐसे इलाके में नहीं रहते थे जहाँ सर्दी हद से ज़्यादा हो। अब तो उससे अपना आप छुपाया भी नहीं जाता था। पता नहीं मेरी माँ को क्या हुआ कि वो एंड टाइम पे अपनी बहन के घर जाने का प्लान बना बैठी, जो कि यहाँ से बहुत दूर रहती थीं। अब वो इस घर से चली गई थी और बाबा भी सुबह जाते तो शाम को वापस आते थे। उन्होंने कहा कि
मुझे एक पुराना दोस्त मिल गया है, उसकी बैठक है, मैं वहाँ पे बैठा रहता हूँ। पता नहीं वो लोग हमें अकेला क्यों छोड़ रहे थे। शायद हमें प्राइवेसी दे रहे थे, पर हमने उस प्राइवेसी का करना ही क्या था। जब घर में मेरी माँ भी नहीं होती थी, मेरे बाबा भी नहीं, और मैं भी सुबह काम पे नहीं होता था, तो मेरी पत्नी पीछे आराम से फिरती थी। उसे अपना आप किसी से छुपाना नहीं पड़ता था, लेकिन शाम होती तो वो मुश्किल में पड़ जाती थी। एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जब वो खाना लेके मेरे पास आई तो मैंने उसकी चादर खींच दी। अब उसका पेट साफ नज़र आ रहा था। वो हैरान रह गई, मैं ऐसा कर सकता था। वो मेरी पत्नी थी। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया था। मैंने कहा, लड़कियां शादी के बाद मोटी हो जाती हैं, पर तुम्हें तो मोटापा ज़्यादा जल्दी चढ़ गया है। क्या बात है? मैंने ये सवाल किया था। वो परेशान हो गई और जल्दी से चादर उठा के अपने ऊपर कर ली। मैंने कहा, मुझे झूठ से सख्त नफ़रत है, मुझसे कभी कोई झूठ ना बोलना। मैं अभी भी सवाल कर रहा था, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी झूठी थी। मैंने कहा, तुमने ये जो ड्रामा लगा रखा है ना, ये मैं ज़्यादा दिन चलने नहीं दूंगा। सब पता है मुझे, अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश ना करना। अगर तुम बेगुनाह होती तो ये बात मुझे बताती, लेकिन तुम तो पहले दिन से ये सारी बातें छुपा रही हो। इसका मतलब कि तुम ही गलती पे हो। वो मेरी बातें चुपचाप सुन रही थी। उसने खाना रखा और वहाँ से चली गई। मैं हैरान था कि ये किस किस्म की औरत है, लेकिन अगले दिन जो हुआ वो देखकर तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाते हुए? क्या क्या बोलते रहे? मैंने कहा, अच्छा, उसने आपको सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया होगा कि वो माँ बनने वाली है। मेरे बाबा ने ऐसी बात कही कि मैं तो हैरान रह गया। उन्होंने कहा, शादी के बाद औरत माँ नहीं बनती तो और क्या होता है? मैंने सर को हाथ मारते हुए बाबा से कहा, मेरी शादी को अभी इतना वक्त नहीं हुआ और उसको देखकर लगता है कि महीने में उसके यहाँ औलाद होने वाली है। मेरे बाबा ने कहा, क्यों? किसी के साथ अलग परेशानी होता है तो दूसरे शख्स के साथ कोई और मामला हो सकता है। तेरा बच्चा नहीं है तो और किसका बच्चा है? शर्म नहीं आती अपनी पत्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए? घर की औरत को खुद ही बदनाम करना चाहता है। मैं बाबा को ऐसे देख रहा था जैसे बाबा किसी और दुनिया की बातें कर रहे थे। मैंने कहा, इसका मतलब आपको सब पता है कि वो माँ बनने वाली है? मेरे बाबा ने कहा, और क्या, हम अंधे हैं, हमें नहीं पता? मैंने कहा, क्या उसने बताया आपको? तो कहने लगे, और कौन बताएगा? जाहिर है वही बताएगी, तेरी माँ को भी पता है। मैंने कहा, तो उसने आप सबसे इतना बड़ा झूठ बोला है और आप लोग हैं कि इसी का साथ दे रहे हैं। मेरे बाबा ने कहा, अपना मुंह बंद रख, मुझसे थप्पड़ ना खा लेना। अपनी औलाद को अपना मानने से इनकार कर रहा है तो फिर दुनिया तुझे क्या कहेगी और उसे क्या कहेगी? चुप कर जा, खबरदार तूने ऐसी वैसी कोई बात की और खबरदार जो तूने उसको डांटा। तेरा एक नहीं सुनूंगा। मैंने कहा, बाबा, मैं आपकी औलाद हूँ, वो नहीं। पहला बाप देखा है जो अपनी औलाद पे भरोसा नहीं कर रहा और दूसरे की बात को आंख बंद करके मान रहा है। हर दफ़ा औरत गलत नहीं होती, लेकिन कभी कभी तो होती है ना। इस मामले में औरत गलत है। बाबा ने कहा, खामोश, और मुझे चुप करवा दिया। और मेरी तो दूसरी बात ही नहीं सुनी। मैं हैरान रहा। माँ भी वहाँ जाकर बैठ गई थीं। अब मैं बात करता, फिर तो किससे करता? ये मेरा बच्चा नहीं था। मैं चीख चीख के ये बात कहता तो मेरा अपना तमाशा बन जाता। बाबा ठीक कह रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। जहाँ इतना सब्र किया था वहाँ थोड़ा और सही। मैंने सोच लिया था कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं उसका डीएनए टेस्ट करवा लूँगा और पता चल जाएगा कि उसका बाप मैं नहीं हूँ। फिर पूछूंगा अपनी पत्नी से कि उसका बाप कौन है और उस बच्चे के साथ उसे वहाँ छोड़ के आऊँगा। तमाशा बनता है तो बन जाए। तमाशे के डर से मैं अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद नहीं कर सकता था। अब मैं समझा कि सब उसके गुलाम क्यों हो चुके थे। उसने सबसे झूठ बोला था, और वो भी ऐसा झूठ। उसे शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए, लेकिन मैंने उसे नहीं डांटा। जो जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दिया और वक्त का इंतज़ार करता रहा। हमारी शादी के पूरे 7 महीने बाद बच्चा पैदा हो गया। हाँ, मैं उस बात पे हैरान था कि बाबा खुद लोगों को कह रहे थे कि बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया है। शायद वो अपनी इज्जत बचा रहे थे। ऊपर वाले ने मेरी पत्नी को बेटा दिया था। ये मेरी औलाद नहीं थी। मैंने डॉक्टर से पहले ही सैंपल ले लिया और अपना सैंपल भी ले लिया। रिपोर्ट सामने आ गई। मैं उसका बाप नहीं था, लेकिन अब यह भी तक पता लगाना था
कि उसका बाप कौन था। मैंने बाकी लोगों से भी खून के सैंपल ले लिए। मैंने बाबा से कहा कि आप भी खून दे। बाबा ने गली देकर कहा, पहले बता तुझे खून का क्या करना है। मैंने उनको असल बात नहीं बताई। मैंने कहा कि टेस्ट करवाना है, एक ज़रूरी टेस्ट है। उन्होंने अपना ब्लड ग्रुप दे दिया। मैंने चाचू से भी लिया और उसका एक कज़न था उससे भी, और उसके घर में उसका एक मामा रहता था उससे भी, यानी आसपास के सारे मर्दों से। लेकिन जब रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मेरे तक कदमों तले से तो ज़मीन ही निकल गई और मेरे सामने सारी कहानी खुलकर आ गई। मैं अपने आप से पूछने लगा तो मैंने इतनी भयानक हकीकत के ऊपर से पर्दा क्यों उठाया। अब मुझे यह सब कुछ बर्दाश्त करना था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अफसोस तो उस बात का था कि मेरे साथ एक और ज़िंदगी भी बर्बाद होने वाली थी, और वो ज़िंदगी किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ की थी। मैंने उनको सच बताना था। वो तो कब से वापस आ चुकी थी, बच्चे को संभाल रही थी। हकीकत दरअसल यह थी कि मेरे बाबा का माया के साथ ताल्लुक़ था। हाँ, कहते हैं कि हकीकत कभी कभी इतनी बुरी होती है कि उसे 7 पर्दों में छुपा के पेश किया जाता है, लेकिन हकीकत को 7 पर्दों में छुपा के पेश नहीं करना चाहिए, उसे सबके सामने लेके आना चाहिए। मेरे बाबा उसे चुप चुप के मिलते थे और उसके साथ ताल्लुक़ में थे, और जब उनको शक पड़ा कि इस तरह से मिलना मुश्किल हो रहा है तो उसकी शादी मेरे साथ करवा दी, और शादी के बाद भी वो लोग एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में थे। ये बच्चा भी मेरे पापा का ही था। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और अपनी माँ को लेके घर छोड़ दिया। इस वक्त मेरे दिमाग में यही आया, मैंने सारे ख़ानदान को ये बात बता दी। लड़की के माँ बाप को भी इस बारे में पता नहीं था। वो भी अपनी बेटी को ले गए। उन्होंने उसके साथ क्या सलूक किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन कोई अच्छा सलूक नहीं किया होगा, क्योंकि उसका बाप भी इज्जतदार आदमी था और वो मेरे सामने सर झुका के पड़ा था। मैंने कहा कि आपसे ज़्यादा तो मेरा सर झुका हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे बाप ने किया धारा है। मेरे बाबा ने हमें बहुत बड़े गुनाह में डाल दिया था। इसके लिए मुझे शुक्र है कि मैंने माया को हाथ तक नहीं लगाया। मेरी माँ को सबसे ज़्यादा दुख हुआ। उन्हें शादी के इतने साल बाद दुख मिला। उनसे कहा कि मेरा क्या कसूर था। मैंने उस इंसान के साथ हालात में गुजारा किया और बलात्कार किया बाद में उसने मेरे साथ। अब मैं अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर में आ गया हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी इस प्रकार है कि मुझे यहाँ क्वार्टर मिल गया है और बाबा घर में अकेले रहते हैं। माया भी कब की उनको छोड़कर जा चुकी है। उसका क्या हाल हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि हम कहाँ हैं। मैं उनको नहीं बताता। पहले तो मैं उनका फ़ोन भी नहीं उठता था। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। अपने बाप को माफ़ कर दूं, वापस चला जाऊं, या उनको उनके हाल पे छोड़ दूं। सुनने में आया है कि आजकल वो बड़े बीमार हैं। अकेले रहना आसान नहीं होता। उनको तो खुद से पानी पीने की भी आदत नहीं थी। मेरी माँ ही उनकी सेवा करती थी। मेरी माँ भी बीमार हैं, लेकिन मेरे बाप की याद में नहीं, बल्कि बेवफाई के सदमे में। मुझे आप लोगों के मशवरे की सख्त ज़रूरत है कि मैं क्या करूं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।